भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, यानी दुनिया का टीचर। ये बात तो हम सबने सुनी है, पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये पूरी धारणा ही गलत है। आज हम एक ऐसे ही लेख पर बात करेंगे जो इस विश्व गुरु के विचार को जड़ से हिला देता है। तो ये लेख शुरू ही होता है एक बहुत, कह सकते हैं, चौंकाने वाले सवाल से। और सवाल क्या है? बुद्ध जैसा बुद्धू विश्व गुरु कैसे बन सकता है? जी हाँ, लेखक बुद्ध को बुद्धू कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सीधी सीधी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही है। तो इस पूरी बहस के दिल में है ये शब्द विश्व गुरु, मतलब दुनिया का टीचर। तो ये लेख इसी सवाल की तह में जाता है कि भाई, भारत को ये टाइटल मिला भी है या नहीं, और अगर मिला है तो किसकी वजह से। देखिए, आमतौर पर जब हम भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो दो नाम सामने आते हैं। एक बुद्ध और उनकी शिक्षाएं, और दूसरा मनुस्मृति से जुड़ी परंपरा। लेकिन ये जो लेख है ना, ये इन दोनों ही पिलर्स को, इन दोनों ही स्तंभों को एक एक करके गिराने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लेख अपनी बात कैसे रखता है। सबसे पहले लेखक ने निशाना साधा है स्थापित हस्तियों और विचारों पर, और सबसे पहले कटघरे में खड़े किए गए हैं बुद्ध। लेखक का तर्क क्या है? वो कहते हैं कि बुद्ध अपनी शुरुआती जिंदगी में इतने अनजान थे, इतने अज्ञानी थे कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि बीमारी क्या होती है या मौत क्या होती है। जाहिर है, ये उनके ज्ञान पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो सवाल उठता है, अगर बुद्ध ऐसे थे तो उन्हें ज्ञान मिला कैसे? इस लेख के हिसाब से असली ज्ञान उन्हें किसी महल या वेद पुराण से नहीं मिला, बल्कि वो मिला आम लोगों से। जब वो महल से बाहर निकले तब उन्होंने जिंदगी की असली कड़वी सच्चाइयों को जाना और सीखा। अच्छा, बुद्ध के बाद लेखक का निशाना कौन है? वो है मनुस्मृति को मानने वाले, जिन्हें इस लेख में मनुवादी कहा गया है। और यहाँ जो इल्जाम है वो और भी ज्यादा संगीन है। लेखक का दावा है कि ये लोग सिर्फ एक अलग सोच वाले नहीं थे, बल्कि वो उन्हें विदेशी हमलावर बताता है। इल्जाम ये है कि इन्होंने यहाँ आकर जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था थोपी, और जो यहाँ की मूल संस्कृति और इतिहास था उसे एक साजिश के तहत मिटा दिया। तो सवाल फिर वही है, अगर बुद्ध नहीं, मनुवादी नहीं, तो फिर भारत के ज्ञान का असली सोर्स कौन है? यहीं पर यह लेख एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाता है। इन पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के बाद लेखक एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने रखता है। और ये है इस लेख का सबसे बड़ा दावा। लेखक के मुताबिक भारत का असली विश्वगुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता थी, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता। सारा का सारा क्रेडिट वो इसी सभ्यता को देते हैं। ये जो टाइमलाइन है, ये लेखक की पूरी बात को एक नज़र में समझा देती है। देखिए, उनका कहना है कि मनुवादियों के आने और बुद्ध के जन्म से भी हजारों साल पहले यहाँ एक महान ओरिजिनल सभ्यता थी। मतलब ये इतिहास को पूरी तरह से पलट कर देखने की एक कोशिश है। तो कैसी थी ये सभ्यता लेखक के हिसाब से? वो बताते हैं कि ये एक बराबरी वाला समाज था, जहाँ कोई मंदिर नहीं थे। क्यों? क्योंकि लोग किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि सीधे सीधे प्रकृति की पूजा करते थे। हवा, पानी, धरती, ये उस सिस्टम से एकदम अलग तस्वीर है जो बाद में आया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता ही असली नींव थी, तो फिर वो गायब कैसे हो गई? इतिहास के पन्नों से उसे मिटाया कैसे गया? चलिए अब लेख के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये बताया गया है कि कैसे इस असली पहचान को धीरे धीरे बदला गया, उसे दबाया गया। इस लेख के मुताबिक ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस था। पहला स्टेप, जो प्रकृति की सीधी पूजा होती थी, उसे बदला गया। हवा, पानी, धरती को देवी देवता का रूप दे दिया गया। दूसरा स्टेप, राजाओं और बड़े बड़े शासकों को भगवान बना दिया गया, उनके बारे में कहानियां गढ़ी गईं। और नतीजा, पूजा प्रकृति से हटकर इंसानों के बनाए मंदिरों और मूर्तियों तक सिमट गई। और इसी के साथ लेखक एक और कॉन्सेप्ट की बात करता है, कर्म धर्म। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके काम से, उसके कर्म से तय हो। लेखक इसे असली स्वदेशी विचार बताता है, जो जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का ठीक उल्टा है। और फिर यह सवाल सीधे सीधे राजा राम जैसे पूजनीय किरदारों पर उठाया गया है। लेखक पूछता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भेदभाव को बढ़ावा दे, जो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करने वाले को रोके, उसे भगवान कैसे माना जा सकता है? यहाँ साफ तौर पर शंभू की कहानी का जिक्र हो रहा है, जिन्हें ज्ञान पाने की सजा मिली थी। तो इन सब तर्कों और दलीलों के बाद ये लेख अपने आखिरी पड़ाव पर आता है,
और ये सिर्फ इतिहास का विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है, एक आह्वान है उन विचारधाराओं से आज़ादी का जिन्हें लेखक विदेशी और जुल्म करने वाला मानता है। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए लेखक एक बहुत सीधी और कह सकते हैं तीखी तुलना करता है। वो अंग्रेजों के राज और मनुवादियों के राज को एक ही तराजू में तौलता है। उसका तर्क है कि दोनों ही बाहरी ताकतें थीं, दोनों ने भेदभाव किया, फर्क सिर्फ इतना था कि एक का विदेशी होना साफ दिखता था और दूसरे का छिपा हुआ था। तो लेखक का फाइनल पॉइंट क्या है? उनका कहना है कि भारत को असल में 2 बार आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। एक अंग्रेजों से, जो हम सब जानते हैं, और दूसरी लेखक के मुताबिक इस मनुवादी विचारधारा से। और ये है इस लेख का अंतिम आह्वान जो इसकी पूरी राजनीतिक सोच को सामने रखता है कि पूरी आज़ादी तो तभी मिलेगी जब भारत इन विदेशी मनुस्मृति आक्रमणकारियों से मुक्त होगा, ठीक वैसे ही जैसे वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं जो इस पूरे लेख की आत्मा है कि अगर इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं तो फिर उन लोगों की कहानियों का क्या होता है जो हार गए? वो कौन सी कहानियां हैं जो हम तक कभी पहुंची ही नहीं? ये एक सोचने वाली बात है।